तो गाइस आज हम बात करेंगे लुकिसम के प्री जनरेशन के कुछ सीक्रेट्स के बारे में। तो देखो सबसे पहले जैसा कि हमें पता है प्री जनरेशन एक ऐसी जनरेशन है जहां से हर चीज की शुरुआत हुई है लुकिसम में। और प्री जनरेशन में सबसे ज्यादा जिस बंदे का नाम था वो था गैप्रियोंग किम। और मुझे ऐसा लगता है कि गैप्रियोंग किम के ही अगल बगल पूरा लुकिसम घूमता है। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो देखो सबसे पहली बात, प्री जनरेशन के टाइम पे जो गैप्रियोंग किम की फिस्ट गैंग थी वो एक महान ताकत से लड़ रही थी। इतना हमें बताया गया है, लेकिन हमें ये कभी भी नहीं बताया कि वो ताकत कौन थी, उनकी फाइट किसके साथ हो रही थी। बट ये जानने के लिए कि फिस्ट गैंग की फाइट किन लोगों के साथ हो रही थी हमें देखने पड़ेंगे जिन्यूंग पार्क के कपड़े। देखो अभी जो आपको फोटो दिखाई दे रही होगी इसमें जिन्यूंग पार्क के कपड़े आप ठीक से देख लो। और वहीं हम एक दूसरी इमेज में देखते हैं हेड ऑफ यामाजाकी, जो कि हो सकता है कि गन के फादर हो, लेकिन अब तक ये बात रिवील नहीं हुई है, इसलिए इस इंसान को हम गन के फादर पक्के तौर पे नहीं कह सकते। लेकिन अगर ये इंसान हेड ऑफ यामाजाकी है और गन यंगेस्ट मास्टर है यामाजाकी क्लैन का, तो इस बात का तो मतलब यही बनता है कि ये इंसान गन का फादर है। तो खैर वापस से मुद्दे में आते हैं और हम देखते हैं ये बंदा किन बंदों की तोड़ रहा है। हेड ऑफ यामाजाकी जिन लोगों को मार रहा है उनके कपड़े बिल्कुल जिन्यूंग पार्क की तरह हैं। और सिर्फ एक बंदे के नहीं, हमें यहाँ पे 3 बंदे दिखाई दे रहे हैं और तीनों बंदों के यही कपड़े हैं, जिससे कि ये चीज साफ होती है कि ये इनका कोई ड्रेस कोड होगा। और ये बात भी काफी हद तक साफ हो जाती है कि ये बंदे जिन्यूंग पार्क के ही बंदे हैं। और अगर ये लोग जिन्यूंग पार्क के बंदे हैं तो इसका मतलब फिस्ट गैंग की फाइट याकुजा से ही हो रही थी, यानी कि यामाजाकी क्लैन या फिर यामाकाजी क्लैन। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये सवाल आएगा कि जो गन के फादर की यामाजाकी क्लैन है वो तो जापान में रहती है, तो कोरिया की फिस्ट गैंग के साथ उनकी फाइट कैसे हो सकती है? तो इसका भी मेरे पास एक सिंपल सा जवाब है। देखो जो विंजिन वाला आर्क अभी चैप्टर नंबर 488 में चल रहा है, उसी के आसपास हमें पता चला था कि यामाजाकी क्लैन प्री जनरेशन के टाइम पे च्योनलैंग आई थी और यामाजाकी क्लैन की वजह से ही सामन ने च्योनलैंग में कब्जा करा था। यामाजाकी क्लैन क्योंकि उस वक्त कोरिया में घुस आई थी और ऑब्वियसली उन्होंने वहाँ पे काफी सारी फाइट्स और दंगे फसाद किए थे, जिनके साथ फिस्ट गैंग के पंगे होते ही रहते थे। और इसी वजह से ऐसा हो सकता है कि उनको यानी कि यामाजाकी क्लैन को कोरिया में किसी क्रिमिनल की तरह देखा जाता था। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो शामन है उसे इस बात का काफी ज्यादा डर है कि कहीं किसी को पता ना चल जाए कि उसने च्योनलॉन्ग में यामाजाकी क्लैन की मदद से कब्जा करा है। और इस बात के सबूत चार्ल्स चोई के पास होते हैं, जिस वजह से वो शामन को डराता है। लेकिन चार्ल्स चोई ने भी यामाजाकी क्लैन के साथ मिलकर कोई कांड करा होता है जो कि हमें नहीं पता। और इस बात का सबूत शामन को मिल जाता है श्योंगजी युग से, जो कि होता है एक रेड पेपर जो हमने चैप्टर नंबर 487 में लगभग देखा होगा। उम्मीद करता हूँ अब तक मैंने जो बोला आपको समझ आ चुका होगा। तो देखो इसके बाद यामाजाकी क्लैन को किसी वजह से जापान वापस जाना पड़ा होगा और जब यामाजाकी के बंदे जापान वापस गए होंगे तो उसके बाद प्री जनरेशन एरा में शांति छा गई होगी और इसीलिए गैप्रियोंग किम ने लड़ाई झगड़ा छोड़ के राजनीति में घुसने का सोचा होगा, क्योंकि उनकी जो अकेली दुश्मन यामाजाकी क्लैन होती है वो भी जापान वापस चले जाती है। अब देखो आपको शॉर्ट में सब कुछ समझाता हूँ। प्री जनरेशन के टाइम पे गैप्रियोंग किम ने सबकी अच्छे से बैंड बजा रखी थी, लेकिन उसके बाद उनके सामने उनका टक्कर का दुश्मन एक आया होगा यामाजाकी क्लैन। और जब यामाजाकी क्लैन भी वापस से जापान चले गई तो गैप्रियोंग किम ने राजनीति में उतरने का फैसला करा होगा। और मेरी थ्योरी के हिसाब से 2 बॉडी का जो चक्कर है इसी के बाद से शुरू हुआ होगा। तो देखो पूरे लुकिसम में इतना काबिल बंदा कौन है जो 2 बॉडी वाला फॉर्मूला बना सके? सबसे ज्यादा काबिल और जीनियस बंदा जिन्यूंग पार्क है। अगर हम साइंस के फील्ड में बात करते हैं तो कुछ लोग बोलेंगे ग्योल बेग भी तो है, लेकिन ग्योल बेग जिन्यूंग पार्क के सामने कुछ भी नहीं है। और ये बात हमें वहाँ से पता चलती है जब ग्योल बेग का बड़ा भाई हैंग्योल बेग जख्मी हो गया था और उसकी जिंदा रहने की कोई भी आस नहीं बची थी। उस वक्त ग्योल बेग ने भी जिन्यूंग पार्क को कहा था कि मेरे भाई को दोबारा से खड़ा कर दो, चाहे कुछ भी करना पड़े उसके लिए। और जिन्यूंग ने लगभग एक मुर्दे को खड़ा कर दिया होता है, लेकिन वो एक मॉन्स्टर बन चुका होता है। और जिन्यूंग इतना ज्यादा काबिल है इसी वजह से ये मानने में कोई भी बुराई नहीं होगी कि 2 बॉडीज के पीछे उसका सबसे ज्यादा हाथ है। क्योंकि यार एक सिंपल से लॉजिक वाली बात है, तुम ही बताओ उसके अलावा और कौन कर सकता है इतना बड़ा काम? तो ठीक है, देखो जिन्यूंग ने 2 बॉडीज का फॉर्मूला बना दिया होगा और कोई इंसान कुछ बड़ा काम करेगा तो सबसे पहले अपने क्लोज वाले लोगों को बताएगा, यानी कि उसके खास लोग। और जिन्यूंग के खास लोग होते हैं गैप्रियोंग किम, चार्ल्स चोई और टॉम ली। अब देखो टॉम को इस वक्त हम साइड रखते हैं क्योंकि उसके बारे में अभी हमें ज्यादा नहीं पता, मतलब पता तो है लेकिन वो 2 बॉडी से ज्यादा तरीके से कनेक्ट नहीं हो पाता। और जिन तरीकों से टॉम ली 2 बॉडी से कनेक्ट हो पाता है वो मैं किसी अलग वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अब हम बात करते हैं चार्ल्स चोई और गैप्रियोंग किम की। देखो जैसा कि हमें पता है चार्ल्स चोई पहले से ही काफी ज्यादा हरामी किस्म का बंदा रहा है, उसे पावर की भूख थी, पैसों की भूख थी। वहीं गैप्रियोंग किम को लोगों के साथ इंसाफ करना अच्छा लगता था। गैप्रियोंग किम अपने सामने अन्याय होते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सकते थे। और जब जिन्यूंग ने इन लोगों को 2 बॉडीज के बारे में बताया होगा तो चार्ल्स ने जरूर उससे कुछ गलत करने की सोची होगी, ये पक्की बात है। चार्ल्स को जरूर उस चीज में अपना फायदा दिख रहा होगा। वहीं गैप्रियोंग किम चार्ल्स चोई के खिलाफ होंगे और गैप्रियोंग किम के जिंदा रहते चार्ल्स कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकता था, इसलिए गैप्रियोंग किम का मरना जरूरी
जरूरी था चार्ल्स चोई के लिए। वैसे भी प्रेजेंट मूवमेंट में चार्ल्स जितना अमीर है, पहले वो इतना अमीर नहीं था। पहले वो काफी ज्यादा गरीब हुआ करता था, जो कि हमने देखा था, स्टीव हॉन्ग ने भी कहा था। स्टीव हॉन्ग यानी कि जे के फादर, वो भी ये बात सोच के काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि ये बंदा इतनी जल्दी इतना अमीर कैसे बन गया। पहले कहा चार्ल्स चोई एक स्टोर में काम किया करता था और अब बिजनेस के मामले में वो स्टीव हॉन्ग के बराबर हो गया है। और ये सोचने वाली बात है कि चार्ल्स इतनी जल्दी अमीर कैसे हो सकता है। उसके हाथ में जरूर कोई तगड़ी ट्रिक लगी होगी और वो ट्रिक हो सकती है 2 बॉडीज। तो वापस आते हैं गैब्रियोंग किम में। चार्ल्स के लिए गैब्रियोंग का मरना काफी ज्यादा जरूरी था ताकि वो अपने काले धंधे कर सके, इसलिए उसने जेम्स ली की मदद से गैब्रियोंग किम को मरवा दिया। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, या फिर चार्ल्स चोई खुद जेम्स ली था और उसने खुद जेम्स ली की बॉडी में जाके गैब्रियोंग किम को मारा होगा किंग ऑफ शियोल के साथ, या फिर हो सकता है कि चार्ल्स की दूसरी बॉडी जेम्स ली ना हो और जेम्स ली ने खुद ही गैब्रियोंग किम को मारा हो चार्ल्स के कहने पे। और उसके बाद जेम्स ली के खिलाफ जितने भी सबूत थे जिस वजह से वो जेल जा सकता था, चार्ल्स ने वो सारे के सारे सबूत मिटा दिए होंगे। वैसे भी वो सबूत मिटाने में काफी ज्यादा माहिर होता है, और क्योंकि जेम्स और किंग ऑफ शियोल ने साथ में मिलकर गैब्रियोंग किम को मारा होता है, इसलिए किंग ऑफ शियोल का भी 2 बॉडीज से काफी ज्यादा तगड़ा कनेक्शन हो सकता है। अब फोकस करते हैं 2 बॉडीज के ऊपर। तो देखो, जिस किसी ने भी इन दोनों बॉडीज का सिस्टम बनाया होगा, मुझे ये पक्के तौर पे लगता है कि उसने नई बॉडी को क्रिएट नहीं करा होगा, बस किसी तरह से ऐसा कोई सिस्टम बनाया होगा जिससे एक इंसान 2 बॉडीज को चला सके, और जो एक इंसान किसी दूसरी बॉडी को चलाएगा वो दूसरी बॉडी दुनिया में पहले से ही एग्जिस्ट करती होगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो डैनियल के पास 2 बॉडीज हैं, उसकी बड़ी वाली बॉडी ने एक चैप्टर में किंग ऑफ शियोल का एक अटैक कॉपी किया था, और जब से वो बॉडी डैनियल के पास है तब से तो वो किंग ऑफ शियोल से मिला नहीं है। तो फिर उसकी बॉडी ने किंग ऑफ शियोल का अटैक कॉपी किया कैसे? इसका साफ साफ मतलब बनता है जो डैनियल की दूसरी बॉडी है वो पहले भी किंग ऑफ शियोल से मिली है, यानी कि वो बॉडी डैनियल के पास आने से पहले। और अब जब लुकीसम में किंग ऑफ शियोल की एंट्री ठीक से होगी, उस समय लुकीसम के काफी सारे राज ऑफिशियली खुलने वाले हैं। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि ज्यादातर लुकीसम गैब्रियोंग किम के आसपास ही घूमता है, और मैंने आपको गैब्रियोंग किम की शुरुआत से लेकर मरने तक की कहानी बता दी है, और उससे हमें यही पता चलता है कि लुकीसम के सारे तार प्री जनरेशन से जुड़े हुए हैं, यानी कि गैब्रियोंग किम से। और देखो, ये जो कुछ भी मैंने आपको बताया है ये बस एक थ्योरी है, जो कि मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि सच हो सकती है। जरूरी नहीं है कि आप मेरी थ्योरी से एग्री करो, और अगर आप एग्री करते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना, और अगर आप एग्री नहीं करते तो कमेंट बॉक्स में ये भी लिख के बताना कि आप एग्री क्यों नहीं करते। और देखो, लुकीसम के और भी काफी सारे सीक्रेट्स हैं जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस नहीं करे हैं, और अगर इस वीडियो में मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, इसमें 4-5 हजार लाइक्स हो जाते हैं, तो मैं आगे भी इस तरह की थ्योरी वीडियोस आप सबके लिए लेके आऊंगा लुकीसम के ऊपर। और यकीन मानो, मैं जितनी भी थ्योरीज देता हूँ ना, कुछ सोच के ही देता हूँ, ऐसे ही मैं हवा में कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि मैंने लुकीसम के चैप्टर 1 से लेके लास्ट तक सारे के सारे पढ़े हैं, और अपने साथ साथ वो सारे के सारे आप लोगों को एक्सप्लेन भी करे हैं। अगर आपने अब तक लुकीसम की सारी एक्सप्लेन वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल में देख सकते हो। अगली थ्योरी किस चीज के ऊपर बनानी है वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। साथ ही साथ में मैनेजर किम मानवा भी मैं अपने चैनल पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोग उसको भी जाके देखो, क्योंकि मैनेजर किम मानवा का लुकीसम से काफी ज्यादा तगड़ा कनेक्शन है। मैनेजर किम मानवा में हमें टॉम ली की फाइट और साथ ही साथ में हमारे जूनगो की फाइट भी देखने को मिलने वाली है, इसीलिए मैनेजर किम मानवा की वीडियोस को मिस मत करना। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।